दोस्तों, एक इंसान अपनी दुनिया में व्यस्त था, मस्त था। तभी एक दिन अचानक से उसे अपनी 11 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगती है। दोस्तों, उस गांव की याद सताने लगती है। वह कच्चे रास्ते, वह बगीचे, वह पोखर, वह जगह, वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे थे। उन सब चीज़ों को याद करके याद आने लगती है। वह इतना बेचैन हो जाता है कि अगले दिन सुबह उठकर वह उस जगह से 70 किलोमीटर दूर अपने पुराने ससुराल पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वह जाता है तो उन जगहों को देखकर वह खुश हो जाता है और साथ में उदास भी हो जाता है। जब अपने पत्नी के बारे में पता करने की कोशिश करता है तो सच्चाई पता लगती है तो उसे जानकर वह रोने लगता है। दोस्तों, एक सच्चे प्यार करने वाले की दर्द भरी कहानी है, आइए जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार के जिला गोपालगंज की। उस व्यक्ति का नाम सुरेश होता है जो 11-12 साल पहले सुरेश और राधिका की शादी होती है। दोस्तों, राधिका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कम उम्र में उसकी शादी हो जाती है। सुरेश और राधिका दोनों बहुत ही प्यार भरा जीवन गुजार रहे थे, बेहतरीन लम्हे गुजार रहे थे। तभी जो सुरेश के परिवार वाले थे वे पति और पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करने लगते हैं और उनके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वह इतने में कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि सुरेश जो था वह बहुत ही कमाऊ लड़का था और कमा कर अपने परिवार में पैसा देता था। और जब राधिका से उसकी शादी होती है तो राधिका ज़्यादातर अपने मायके में रहती थी क्योंकि उसके अलावा उसके माँ बाप का कोई नहीं होता है। वह 2 बहनें थी। बड़ी बहन की जो शादी हो चुकी थी वह अपने पति के साथ गुजरात में पहले से रहती थी, तो इसीलिए माँ बाप की जिम्मेदारी उसके कंधे के ऊपर आ गई थी और उन्हीं वजह से वह ज़्यादातर टाइम मायके में बिताती थी। दोस्तों, वह मायके में रहती थी तो सुरेश भी जब भी मुंबई से आता था तो ज़्यादातर अपने ससुराल में ही अपनी पत्नी के पास रहता था और कुछ पैसे भी उसको देता रहता था। तो उसके घर वालों ने, जो उसके भाई थे और 4 भाई होते हैं और उसकी जो पत्नियां थी, इन लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वह सारा पैसा अपनी पत्नी के नाम देने लगे और हमारे हाथ में कुछ ना आए। तो इसीलिए दोस्तों, वह सारे के सारे उसके पीछे लग जाते हैं और वह मुंबई काम करता था और उसका कान भरते थे कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है, मायके में रहती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तुम पैसा देते हो, वो इधर उधर उड़ाती है और इनसे बातें करती है, उससे बातें करती है, हमने उसको यहाँ पकड़ा वहाँ पकड़ा, तमाम तरह की बातें दोस्तों उसके कदर उसके कानों तक पहुँचाते हैं और उसके जहर घोलने के काम करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथ छोड़ देते हैं। राधिका हमेशा के लिए मायके में चली जाती है और सुरेश जो था वह अपने भाइयों में, बंधुओं में रह जाता है और लगातार पैसे कमाकर अपने परिवार में दे रहा था और साल में मुश्किल से 15 से 20 दिन के लिए अपने गांव आता था। बाकी वह मुंबई में ही रहता था। सेटरिंग का फोरमैन था, अच्छे खासे पैसे कमाता था, लेकिन एक बार मुंबई में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पाँव टूट जाता है। वहाँ पर उसका इलाज करवाता है, प्लास्टर लगवाता है और यह सोचकर घर चला आता है कि घर पर मेरे इतने सारे परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, मेरी वहाँ पर देखभाल अच्छी तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर वह 2-3 महीने में क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों, जब वह सुरेश घर आता है तो 6 महीने घर पर ही रुक जाता है और इन 6 महीनों के अंदर अंदर वह पाता है कि ये सारी दुनिया मतलबी है, सब पैसे के साथी हैं, पैसों के अलावा ना कोई रिश्ता है और ना ही कोई नाता है। दोस्तों, जैसे ही वह घर पे आता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि मुंबई से यहाँ क्यों चले आए हो, वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, वहीं रहते तो अच्छा होता। और इस पर सुरेश था जो कहने लगा कि यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, मैंने प्लास्टर लगवा लिया है, दवाइयाँ ले रखी हूँ, दवाइयाँ चल रही हैं, बस मुझे आराम की ज़रूरत है और सुबह शाम गरम ताज़े खाने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं घर पर ही रहूँगा, परिवार के बीच रहूँगा तो थोड़ा मेरा मन भी बदलने लगेगा और इसी बहाने घर पर 2-4 दिन रुक जाऊँगा और रिश्ते नाते से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो सुरेश जो आपने घर में हर महीने 25,000 रुपये कमा कर देता था, जब उसकी कमाई रुक गई तो लोग उसको एक एक चीज़ के लिए तरसा दिए और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाने लगा कि उसका दिल टूट गया, उसका प्लास्टर भी कट गया था
तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी उस पर मुंबई जाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा कि घर में पैसों की किल्लत है, अब यहाँ रहकर क्या करोगे, जाओ वहाँ 4 पैसे कमाओ तभी घर चलेगा। अब ये सब बातें सुनने के बाद और जो उसके साथ बर्ताव किया जा रहा था, इन सब चीज़ों से दुखी हो गया वो उसका मन, और एक दिन बोल दिया कि मैं अब 1 पैसे तुम लोगों को नहीं दूंगा, तुम लोग अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। आपने रिश्तेदार को बुलाया, घर में बंटवारा करवा लिया और अपनी हिस्से लेकर अलग रहने लगा। दोस्तों सुरेश जो था 46 लाख रुपए अपने जमा कर रखा था और उसने एक घर बनवाया ना शुरू किया, तो उसके परिवार वालों ने उस पर काफ़ी विवाद किया और इसके अलावा जो गांव वाले थे ताने भी मारते थे कि तुम्हारा कोई नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, किसके लिए तुम बनवा रहे हो। अब दोस्तों इन सब चीज़ों से वह दुखी हो गया था। बस एक दिन यूं ही उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। तो दोस्तों अगले दिन वह मोटरसाइकिल उठाता है, वहां से 70 किलोमीटर दूर अपनी पत्नी के गांव पहुंच जाता है और वह गांव पहुंचकर देखता है तो दोस्तों वहां पर ज़माना बदल चुका था और एक पुरानी चाय की दुकान बरसों पुरानी हुआ करती थी, वहां बैठकर वो पहले चाय पिया करता था। अब भी वह दुकान बंद हो चुकी है और कई और नई दुकानें खुल चुकी हैं। फिलहाल वहां पर बैठकर वह चाय पीता है, इन सब जगहों को निहारने लगता है जहां पर उसकी पत्नी उसको विदा करने उस स्टेशन आती थी। और इसके बाद जब भी वह ससुराल आता जाता था तो उसकी पत्नी उसको ज़बरदस्ती रोक लिया करती थी। 2 दिन के लिए ससुराल आता तो वो 20 दिन उसको रोक के रखती थी और वहाँ तक चौराहे तक उसको विदा करने के लिए आती थी। यही सब जगह वो निहारने लगता है और उसके बाद चाय पीने के बाद सोचता है कि अच्छा चलो उसके घर चलकर देखता हूँ कि क्या कर रही है अभी। तो दोस्तों मास्क लगाने के बाद हेलमेट लगा लेता है और बाइक पर बैठता है और बीच गांव में उसके ससुराल का घर था और जहां पर वह जाता है घर सामने से देखता है और उसके सास और ससुर दोनों जीवित थे। ससुर जी चारपाई पर बैठे थे और सास जो होती है वह सरसों की फसल मसल रही थी, उसमें से सरसों निकाल रही थी। वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उस घर को निहारने लगता है और कोई नहीं दिखता। तो 5 मिनट बाद बीत जाते हैं, तभी उसकी सास कहती है भैया किनसे मिलना है और किसके घर जाना है। सुरेश कहता है कि कहीं नहीं, बस यूं ही ऐसे ही इसी गांव में जाना है। दोस्तों दरवाजे की तरफ देखा ही रहा था, काश राधिका निकले, यहाँ कोई और निकलने वाला था और वो कोई नहीं निकल पाता। वह फिर वापस आता है उसी चौराहे पर जहां आधे घंटे बैठा था, इधर उधर निहारता है काश कोई दिख जाए, लेकिन राधिका नहीं दिखती। उसके बाद वह दुखी मन से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा है कि कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर लौट आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों वह 15 से 20 की स्पीड में बाइक चला रहा था, ऐसा लग रहा था कि न जाऊं। दोस्तों बाइक को रोक देता है और सोचता है कि चलो ज़िंदगी में फिर इधर कभी आना ही नहीं है। एक बार फिर लौटकर देखता है और फिर वापस आता है, सोचता है कि चलो उस पोखर पर देख लेता हूँ जहाँ पर वह गर्मियों के दिन में पूरा गाँव लू से बचने के लिए इकट्ठा होता था। उस बगीचे में वह जब जाता है तो वहाँ पर लोग हंसी मजाक किया करते थे। कई बार जब वह ससुराल में रहता था तो तब वहाँ राधिका के साथ जाया करता था। दोस्तों पोखर और बगीचे में बगल में कच्चा रास्ता जाता था जिस पर आज खड़ंजा बिछा हुआ है। जब उस रास्ते पर जाता तो देखता कहीं बगीचे के बगल में 8 से 10 बकरियां चर रही थी। एक औरत जो है अपनी गोद में एक बकरी का बच्चा लिए हुए उसको प्यार कर रही है, दुलार कर रही है और वह खुश हो जाता है। सोचता है कि चलो मैं देखता हूँ, क्या पता इसमें मेरी राधिका हो। दोस्तों उधर बाइक मोड़ देता है और जब उस महिला के पास पहुँचता है तो जो बकरी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर रखी थी तो उसे देखकर हैरान हो जाता है, वह वही राधिका होती है। जब उसके पास बाइक रोकता है तो राधिका उसे देखती है तो देखता है उसके मांग में सिंदूर है, लेकिन ना कोई गहना है ना कोई श्रृंगार है और फिर भी वह ही खूबसूरती, वही मासूमियत, वही सादगी सब कुछ झलक रही है। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका उसको निहारने लगती है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है न देती है तो सोचती है होगा कोई आया होगा। वह अपना फिर से बकरी के बच्चों को प्यार करने लगती है। दोस्तों उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह उसे पूछता है कि वह बकरियां
जिसकी है वो कहती है वो मेरी है। वो कहता है मुझे एक चाहिए। राधिका कहती है कि नहीं, अभी नहीं बिकने लायक है, अभी ये छोटी छोटी हैं, अभी तैयार नहीं है। तो कहता है मुझे पालने के लिए चाहिए, मुझे छोटी ही बकरी चाहिए। अब सुरेश जब राधिका से बातें करता है तो दोस्तों राधिका सुरेश की आवाज़ को पहचान जाती है। जब उसकी आवाज़ को पहचान जाती है तो उसे उसका सीना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपना हेलमेट उतारो। तो सुरेश कहता है कि मैं कोई चोर व उचक्का नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बकरी के बारे में पूछ रहा हूँ। लेकिन राधिका कहती है कि नहीं, प्लीज़ आप अपना हेलमेट उतारो। एक बार दोस्तों बाइक को वो खड़ी कर देता है, बाइक से उतर जाता है और अपना हेलमेट उतारता है, मास्क उतारता है। जैसे ही वह अपना हेलमेट उतारता है, जब उसके चेहरों को देखती है तो दौड़ के उसके सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सुरेश भी रोने लगता है। राधिका कहती है कि यह तुम कैसे हो और आ गए हो, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा रास्ता देख रही थी, मेरी आत्मा तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी, तुम कहाँ थे, आज भूल कर कैसे इधर आ गए हो। सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो राधिका कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, मेरी जान निकल जाएगी, मैं कुछ कर लूँगी, सच सच बताओ तुम यहाँ पर कैसे आ गए इतने दिनों बाद। सुरेश कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें लेवाने आया हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। दोस्तों एक बार फिर उससे अलग होती है और उसका चेहरा निहारती है और एक बार फिर उसे लिपट जाती है। वह वकाया जो दूर से दो औरतें देख रही थी और उसकी तरफ बढ़ने चली आती हैं। सुरेश उसको चुप कराता है, बोलता है चुप रहो, देखो क्या कहेंगे लोग। लेकिन राधिका जो उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको देखकर एकदम पागल हो चुकी थी, उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों जो औरत आती है उसमें से एक उसकी राधिका की चाची थी। सूरज को देखते ही पहचान जाती है, बोलती है क्या भैया कहाँ से आ गए तुम, इतने दिनों तक कहाँ थे, आज इधर कैसे याद आई। दोस्तों कहता है कि पहले अब इनको चुप कराओ, फिर मैं बताता हूँ। आपकी चाची जो है राधिका उसको उससे अलग कराती हैं और चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह बस रोए ही जा रही थी, रोए ही जा रही थी, उसका हाथ छोड़ती है नहीं है। और दोस्तों सुरेश जो था खुद को संभालता है, लेकिन अपनी पत्नी का इतना प्यार देखकर वह भी रोने लगता है। तो उसकी चाची जो है दोनों समझती हैं कि और कहती हैं भैया देखो इतने दिनों में तक तुम इसे छोड़ दिए थे, लेकिन आज भी देखो यह तुम्हारे नाम का सिंदूर रखती है। हम कहते हैं कि तुम्हें लगता है जब पति साथ नहीं रहता है, तो कहती है कि साथ नहीं रहता है तो क्या हुआ, मैं मर तो नहीं गया है, जिंदा है कहीं ना कहीं, तो मैं इसीलिए लगाती हूँ। और इसी बहाने उसको याद करती रहती है। तो देखा भैया अभी भी तुम्हारे नाम का अपनी ज़िंदगी काट रही है। स्कूल में आया का काम करती है, 1000 रुपये वहाँ से मिलते हैं और इन बकरियों से जो मिल जाता है वह बूढ़े माँ बाप हैं, उसकी दवाइयाँ का खर्च है, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। भैया तुम तो छोड़ के चले गए, बाल बच्चे वाले हो गए होगे, तुम्हारा क्या पूछना, लेकिन आज देखो कैसे फिर पागल की तरह तुमसे लिपट के रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो सुरेश कहता है कि नहीं चाची, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी शादी नहीं करी है, मैं भी अकेला ही हूँ चाची, मैं तो राधिका से मिलने आया हूँ, यूँ कहूँ तो मैं चाची राधिका को लेने आया हूँ। दोस्तों जब उसकी चाची यह बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है, रोने लगती है। चाची कहती है क्यों नहीं जाएगी, ज़रूर जाएगी। दोस्तों फिर सारे लोग बैठ जाते हैं। राधिका उससे निहारे जा रही थी और साथ में कहती है कि कैसे उसके घर वाले ने इन दोनों की ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। वह फिर उसकी चाची कहती है कि देखो ये सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की शुरुआत करो, एक बार फिर से तुम दोनों अपना घर बसा लो। फिर राधिका कहती है कि मेरी आत्मा इनसे मिलने के लिए इस तरह तरस रही थी, मैंने उनको देखने के लिए मिल ला लिया, लेकिन मैं अपने माँ बाप को उनके अंतिम दिनों में इस तरीके से छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सुरेश कहता है कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं सबको लेकर चलूँगा, मैं घर बनवा रहा हूँ, घर वालों से मैं बिल्कुल अब अलग हो चुका हूँ और महीने 2 महीने में मेरा घर बन जाएगा और उसके बाद हम सारे लोग साथ में चले जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद वह घर पे जाता है और वहीं पर रुक जाता है राधिका के पास ही। एक बार फिर से दोस्तों
दुनिया बदल जाती है। 5-6 दिन बाद वहीं रुकता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। अपना घर बनवाया है और फिर वह आकर राधिका को, उसके माता पिता को बहुत ही इज्जत से, बहुत ही शांति से अपने घर ले जाता है। दोस्तों, जब यह गांव वाले सब देख रहे होते हैं, उसके घर वाले देख रहे होते हैं तो दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। एक बार फिर उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं इसको लाने की क्या ज़रूरत है। 12 से 10-12 साल पता नहीं था और कितने कर्म किए होंगे और कहाँ कहाँ घूमी होगी। इसको लाने की क्या ज़रूरत है, तुम कहते तो हम तुम्हारी शादी नहीं करवा देते। लेकिन दोस्तों, यह भी सच बात थी कि जब सुरेश की दूसरी शादी के लिए कोई आता तो यही लोग उनको भड़का देते थे कि लड़का जुआरी है, पीता है, एक छोड़ के चली गई, भाग गई है, तुम अपने बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। यही लोग उसकी शादी नहीं करने दे रहे थे और जब ये लोग आए तो उसकी इस तरीके से बात कर रहे थे। पता नहीं ये कौन से कर्म कर रहे थे, तभी तुमको ये लेकर चले गए। और सुरेश उठता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आइंदा मेरे दरवाजे पर दिखाई मत देना। दोस्तों, वे लोग समझ चुके थे कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। दोस्तों, ये 2022 की बात है, तब से राधिका और सुरेश एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, यह रही सच्ची कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको सुनाना, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, ये कहानी, ये घटना आपको सचेत करने के लिए सुनाई जा रही है। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।